अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लास में मैंने आपको कंपोस्टिंग मेथड्स के बारे में बताया था। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। ये हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, वर्मी कंपोस्टिंग। लैटिन में वर्मिन का मतलब होता है वर्म्स। वर्मी कंपोस्टिंग एक ऐसा तरीका है खाद साजी का जिसमें नामियाती मादों की फ़ज़ला को आली मयार की खाद मुंतकिल करने के लिए अर्थवर्म्स या केचुआ की कुछ इनवा का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपोस्ट बनाने के लिए या खाद साजी के लिए अर्थवर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्म्स टू ट्रांसफ़र ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू हाई क्वालिटी कंपोस्ट। तो जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे मैंने पिछले भी क्लास में बताया था, इंदौर मेथड है या कोयम्बटूर या बेंगलोर मेथड है, उसमें क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक वेस्ट को, एनिमल मैन्योर को कंपोस्ट में चेंज करते हैं। यहाँ पर हम ये इसलिए थोड़ा डिफरेंट तरीका है क्योंकि इसमें अर्थवर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थवर्म्स अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिएचर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट को बहुत बेहतरीन खाद में तब्दील कर देते हैं। कैसे, इसका प्रोसेस अभी आगे डिस्कस करेंगे। एरिस्टोटल ने अर्थवर्म्स को इंटेस्टाइन्स ऑफ द अर्थ बोला है। क्या होता है, अर्थवर्म्स जो हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, और ये अपने बॉडी वेट के बराबर ऑर्गेनिक वेस्ट को इंजेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे कि 1 किलो अगर वर्म्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, तो वो 1 किलोग्राम वेस्ट खा सकते हैं। जब फूड उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होता हुआ गुज़रता है तो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कुछ ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक वेस्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और उन्हें सिंपलर कंपाउंड्स में तब्दील कर देते हैं। जब उनका एक्सक्रीटा जो होता है, अर्थवर्म्स का जो एक्सक्रीटा होता है, उसे हम कास्टिंग्स बोलते हैं। तो नेचुरली तौर पर ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो रहा है, वो छोटे छोटे कंपाउंड्स में तब्दील हो रहा है। तो जो इनका एक्सक्रीटा होता है, दैट इज़ वेरी रिच इन फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नाइट्रेट्स। तो ये कास्टिंग्स जब मिट्टी में मिलती हैं तो जो ओरिजिनल मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट फीड अवेलेबल होता है उसका 8 गुना ज़्यादा मिट्टी में न्यूट्रिएंट फीड बढ़ जाता है। अगर हम इनके जो कास्टिंग्स होती हैं वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है सॉइल के लिए क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एक्टिनोमाइसिटीज़ वगैरह। ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपलर फॉर्म में तब्दील करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। अगर हम इन कास्टिंग्स का आम मिट्टी से या सॉइल से कंपैरिजन करें तो इन कास्टिंग्स में 7 गुना ज़्यादा फॉस्फोरस होता है, 5 गुना ज़्यादा नाइट्रेट्स होते हैं, 3 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, 11 टाइम्स ज़्यादा इसमें पोटैश मौजूद होता है और 1.5 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम मौजूद होता है। अगर हम एक आम जो सॉइल होती है उससे इन कास्टिंग का कंपैरिजन करें। अर्थवर्म्स के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए? इन्हें गार्डनर्स अनपेड हैंडीमैन कहा जाता है। अब गार्डनर को मेहनत करना पड़ सकती है अगर किसी और लेबर लगाकर सॉइल को बेहतर बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उसे पे करना होगा। लेकिन अर्थवर्म्स नेचुरल तरीके से ही सॉइल को बेहतर बनाते हैं, तो इसलिए इन्हें गार्डनर्स अनपेड हैंडीमैन कहते हैं। इनके क्या क्या फ़वायद, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके इस्तेमाल, अर्थवर्म के इस्तेमाल करने से? पहला तो ये रिसाइकलिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर करते हैं। जितना भी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जो मौजूद है उसकी रिसाइकलिंग करते हैं। जितना भी अर्थवर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से लगभग 2 से 20 टन ऑर्गेनिक मैटर पर हेक्टेयर पर ईयर डिकम्पोज कर सकते हैं। दूसरा, ये सॉइल में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का जो मिकदार है उसे बढ़ा देते हैं। जितने भी प्लांट मटेरियल हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, उन पे ये वर्क करके उनको डिकम्पोज करके उन्हें सिंपलर फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, तो इसको सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर रिच बना देते हैं। फिर इस तरीके से सॉइल में फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब न्यूट्रिएंट्स की मिकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं,
ये मदद करते हैं सॉइल के स्ट्रक्चर या साख्त को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अर्थवर्म्स की आदत होती है कि वो मिट्टी में बरोइंग करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी जड़ों के आसपास जो है वो पोर्स बन जाते हैं मिट्टी में। उसकी वजह से बेहतर पानी का रिटेंशन या पानी मिट्टी में होल्ड हो जाता है। इस तरीके से जितना पानी होल्ड होगा, मिट्टी का स्ट्रक्चर या टेक्सचर उतना बेहतर बनेगा। और चौथा ये है कि ये बहुत सारे बर्ड्स, स्नेल्स वगैरह के लिए उनके फीड का भी एक ज़रिया होते हैं। बहुत सारे बर्ड्स या तमाम कुछ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो अर्थवर्म को फीड करते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि अर्थवर्म के बहुत सारे फ़वायद हैं। वर्मी कंपोस्टिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, इसके लिए पहला पैरामीटर है जिसके लिए हमें वर्क करना है, वो है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल अर्थवर्म स्पीशीज़। सारी अर्थवर्म की स्पीशीज़ का हम वर्मी कंपोस्टिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए बेहतर स्पीशीज़ वो होती हैं जो मिट्टी के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर नज़र आती हैं। जो सॉइल के अंदर डीप इनसाइड स्पीशीज़ रहती हैं वो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए मुनासिब स्पीशीज़ नहीं होती हैं। तो पहला जो काम करना है वर्मी कंपोस्टिंग करने से पहले वो ये है कि अर्थवर्म की जो बेहतर या मुनासिब इनवा हैं उनका इंतखाब करना और उन्हें सिलेक्ट करना है। इनमें बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, अफ्रीकन अर्थवर्म या यूड्रिलस यूजीनिया, रेड वर्म्स, इसीनिया फीटिडा और कंपोस्टिंग वर्म्स पिरोनिक्स एक्सकावेटस। जिनमें अफ्रीकन अर्थवर्म जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर स्पीशीज़ मानी जाती है वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए। दूसरा जो प्री रिक्विजिट है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए वो है सिलेक्शन ऑफ साइट या साइट का इंतखाब करना। अब इसके लिए मुनासिब जो या यू कैन से बेहतर जगह है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, उसके कैरेक्टर्स ये होते हैं कि वो एक छायेदार इलाका हो, वहाँ की ह्यूमिडिटी बेहतर हो, नहीं है तो उसे फिर आर्टिफिशियल तरीके से बेहतर बनाई जाती है, और ठंडा इलाका हो, कूल इलाका हो। उसको शेड देने के लिए हम अलग से एक छत बना सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग जिस इलाके में कर रहे हैं उस जगह। जो कैटल शेड्स होते हैं वो भी एक बेहतर साइट होते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। वर्मी कंपोस्टिंग करने के वक्त ये ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर हाई सनलाइट या बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी ना पड़े, बारिश वहाँ पर ना आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शेड्स बना देते हैं। तीसरा जो प्री रिक्विजिट है जो पहले से हमें तैयारी करके रखना है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, वो ये है कि कंटेनर्स बनाना होते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, कंटेनर्स का बनाना। अब ये कंटेनर्स अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, जितने बड़े टैंक हम यूज़ करना चाहते हैं उसके अलग अलग साइज़ बना सकते हैं। बट स्मॉल स्केल पे अगर हम वर्मी कंपोस्टिंग करें तो उसके लिए जो बेहतर साइज़ होता है वो होता है 10 फीट 10 फीट इंटू 6 फीट्स इंटू 2.5 फीट। ये एक मुनासिब साइज़ होता है टैंक का जिसमें हम वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। चौथा जो प्री रिक्वायरमेंट है वर्मी कंपोस्टिंग करने के लिए वो है वर्मी कल्चर बेडिंग। वर्मी कल्चर बेडिंग या वर्म्स के लिए उनका घर बनाना या उनके लिए मुनासिब हालात बनाना जिसमें वो आराम से रह सकें एंड वो कंफर्टेबल फील कर सकें। तो उसके लिए क्या होता है, एक बेडिंग बनानी पड़ती है जो अभी हम वर्मी कंपोस्टिंग का जो तरीका है उसमें इस्तेमाल करेंगे इस बेडिंग का। तो ये बेडिंग किस किस चीज़ की बनी हो सकती है, इसमें सॉ डस्ट, वो जो लकड़ी का बुरादा होता है, बूरा जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, हस्क इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बीज की बाहरी जो छाल होती है या खोल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉयर वेस्ट, जो नारियल के ऊपर जो जूट होता है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, शुगर केन वेस्ट, फिर टूटे हुए ब्रिक्स के छोटे छोटे टुकड़े, पेपर या कार्डबोर्ड के पीसेस, ये सब चीज़ें मिक्स करी जाती हैं। फिर उसके ऊपर पतली सी लेयर फाइन सैंड या रेत की बिछाई जाती है और उसके ऊपर जो गार्डन सॉइल है, मिट्टी है, उसकी परत बिछाई जाती है। तो ये तमाम चीज़ें मिला के जो है वर्मी कल्चर बेडिंग बनती है। इसमें वर्म्स आराम से रह लेते हैं। इनकी खास खुसूसियत ये होती है, इस बेडिंग की खुसूसियत का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मतलब इसकी एब्जॉर्बेंसी हाई होना चाहिए।
दूसरा ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कम रहे, बल्कि पोटेंशियल होना चाहिए। इसमें आराम से वर्म्स एक जगह से दूसरी जगह जा सके, मतलब पोरोसिटी हाई होना चाहिए, हवा का बहाव बेहतर रहना चाहिए, और इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कम होने के साथ साथ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो ये उसकी वर्मी कल्चर बेडिंग की खुसूसियत होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए वो है वर्म फीड या केचुओं के लिए खाना। अब जब हम कंपोस्ट बनाएंगे, कंपोस्ट तो एक लंबा प्रोसेस होता है, तो नेचुरली हमें वर्म्स के लिए खाना भी प्रोवाइड करना है, फीड भी प्रोवाइड करना है। तो फीड बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो नॉर्मली जो बेहतर फीड जो बनता है केचुओं के लिए वो होता है एनिमल मैन्योर, जिसमें हम काउ डंग भी ले सकते हैं, गोट मैन्योर भी ले सकते हैं या पिग मैन्योर भी ले सकते हैं। तो जो एनिमल मैन्योर होता है, मान लीजिए काउ डंग लिया, तो काउ डंग और एग्रीकल्चरल वेस्ट का मिक्सचर बनाना होता है, और ये रेशियो जो होता है 1:1 से लेके 1:3 तक फीड बन सकता है या बेहतर फीड बन सकता है। इसमें क्या होता है, जब वर्म्स ये फीड खाते हैं तो इसका सिर्फ 5 to 10% ही ये एसिमिलेट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, रेस्ट ऑल वो कास्टिंग्स के फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं, और वो कास्टिंग्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट खाद में या कंपोस्ट में तब्दील होते हैं। लेकिन ये जो फीड बनाया जाता है ये हम वर्मी कंपोस्टिंग करने से 2 हफ्ता पहले किसी और जगह, वर्मी कंपोस्ट टैंक के अलावा किसी और जगह पर इस वेस्ट को हम डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ देते हैं, और आफ्टर 2 वीक्स हम इस फीड का इस्तेमाल करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस या वर्मी कंपोस्टिंग का तरीका, कि हम अब वर्मी कंपोस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। ये वर्म्स के ज़रिए, अर्थवर्म्स के ज़रिए हम कंपोस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। तो जो भी प्री रिक्विजिट है वो हमने तैयार कर लिया है। वर्म्स की बेडिंग और वर्म्स के लिए फीड हमने एक साइट सेलेक्ट करी। उसके बाद जो भी प्रॉपर स्पीशीज़ हैं अर्थवर्म की उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब है तरीका कि आगे हम किस तरीके से वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, और उसका फीड भी अब तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है, छोटे पैमाने के लिए मिसाली टैंक का साइज़ तकरीबन 10 फीट इंटू 6 फीट इंटू 2.5 फीट, ये एक साइज़ होता है मुनासिब। हमने एक साइज़ का, इस साइज़ का टैंक बना लिया। अब उसमें क्या करना है, इसमें मुनासिब तादाद में सुराख बनाने हैं। तो ये सुराख जो होते हैं वो टैंक के नीचे के हिस्से में बनाए जाते हैं इजाफी पानी की निकासी की सहूलत के लिए, क्योंकि इस कंपोस्ट में बार बार मॉइस्चर ऐड करने के लिए पानी डाला जाएगा, तो जितना भी एक्सेस पानी होगा वो इन सुराख के ज़रिए निकल जाएगा। तो ये निचले हिस्से में 5 सेंटीमीटर चौड़ाई के, 5 सेंटीमीटर डायामीटर के लगभग 8 सुराख बनाए जाते हैं। तो टैंक के निचले हिस्से में 5 सेंटीमीटर चौड़ाई के लगभग 8 सुराख बना दिए जाएंगे, तो जितना भी एक्सेस वाटर है वो इन सुराख से बह जाएगा। अब इसके बाद फिर उसमें बेडिंग बिछा देनी है। तो बिल्कुल अब सुराख बनाने के बाद नीचे अब हम क्या करेंगे, अर्थवर्म के लिए बेडिंग बिछा देंगे। ये परत लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। अब इस बेडिंग में अर्थवर्म्स को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद तकरीबन 1.5 फीट से 2 फीट मोटी फीड की परत डाल देनी है। तो अब जो हमने 2 वीक पहले डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दिया था, वो फीड जो तैयार हुआ है 2 वीक प्री डिकम्पोज होने के बाद, अब हमने उस फीड को लेकर यहाँ पर 2 फीट ऊंचाई तक उस टैंक में अर्थवर्म्स के लिए फीड बिछा देनी है। तो नीचे तो बेडिंग लगाई, बेडिंग लगाने के बाद उसमें अर्थवर्म्स छोड़ दिए। अर्थवर्म्स छोड़ने के बाद अब हमने उसको फीड प्रोवाइड किया। अब टैंक की नमी को बरकरार रखने के लिए टैंक को फूस की छत से ढक दिया जाता है। तो जैसे मैंने अभी सिलेक्शन ऑफ साइट की बात करी थी, तो इसमें हम ये ध्यान रखना है हमें कि शेड रहे उस इलाके में ताकि नमी बरकरार रहे। तो लगभग 40% नमी को हमें बरकरार रखना है फॉर द होल प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। तो ये तो था वर्मी कंपोस्ट बनाने का तरीका। इसको मैंने एक आपको डायग्राम के तौर पे बताना चाहा है कि अगर ये टैंक है तो इसमें नीचे जो है उसकी बेडिंग है अर्थवर्म की, जो कि ब्रोकन ब्रिक्स ऑफ पेबल्स की बनी है,
पत्थर की छोटे छोटे टुकड़ों की और मोटी सैंड की, उसमें उसके ऊपर फिर अर्थवर्म्स को छोड़ा जाता है और अर्थवर्म को छोड़ने के बाद उसमें फीड लगा दी जाती है, एक परत फीड की लगा दी जाती है। तो इस तरीके से कुछ लेयरिंग होती है टैंक की। अब ये प्रोसेस करने के बाद लेट अस सी के कन्वर्जन रेट क्या होता है कि जो हम ऑर्गेनिक वेस्ट फीड के तौर पर वर्म्स को देते हैं, कितना उसमें मैन्योर के तौर पे वो कन्वर्ट होता है। तो अगर हम बात करें 1 किलोग्राम वर्म्स की, अगर 1 किलोग्राम वर्म्स हैं तो उसमें लगभग 600 से 1000 अर्थवर्म्स होते हैं और ये 1 किलोग्राम जो वर्म्स हैं वो लगभग 25 से 45 किलो वेट वेस्ट पर वीक कन्वर्ट कर सकते हैं कंपोस्ट में। तो आप देखिए कि कितने अच्छे ये नेचुरल कन्वर्टर्स हैं फॉर मेकिंग कंपोस्ट। अब ये सब प्रोसेस होने के बाद जो लास्ट अमल होता है वो होता है हार्वेस्टिंग का। मतलब अब कंपोस्ट अगर जब तैयार हो जाता है तो उसे टैंक से निकाल कर उन्हें प्रॉपर अप्लाई करना या उनके पैकेट्स बनाना, जो भी करना, तो दैट इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है कंपोस्ट टू कंपोस्ट एंड बहुत सारे फैक्टर्स पे कि कंपोस्ट रेडी कब हो रहा है। तो जब कंपोस्ट रेडी हो चुका होता है तो उसकी ये खासियत होती है कि वो कुछ कत्थई रंग का हो जाता है और ये कंपोस्ट ढीला पड़ जाता है, लूज़ हो जाता है और इसका रंग तब्दील हो जाता है, डार्क कलर में तब्दील हो जाता है, कत्थई कलर का या लाइट ब्लैक कलर का हो जाता है और इसमें जो है ये बहुत बारीक पाउडर नुमा हो जाता है। तो ये अगर टेक्सचर इसका बदल जाए तो समझिए कि कंपोस्ट तैयार हो गया है। कंपोस्ट तैयार होने का प्रोसेस जो होता है वो लगभग 75 से 100 दिन का होता है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स, मॉइस्चर, टेम्परेचर वगैरह। इस हार्वेस्टिंग प्रोसेस से कुछ दिन पहले पानी का जो छिड़काव हम टैंक के अंदर कर रहे होते हैं नमी को बरकरार रखने के लिए, वो पानी का छिड़काव के अमल को हम रोक देते हैं जब हम हार्वेस्टिंग करने वाले होते हैं उससे कुछ दिन पहले। तो जब हमने पानी का छिड़काव इसमें करना बंद कर दिया तो क्या होता है, अर्थवर्म्स नीचे जाने लगते हैं नमी की तलाश में। तो जब नीचे अर्थवर्म जाने लगते हैं तो अब क्या होता है, ऊपर जो कंपोस्ट तैयार हुआ है विच इज़ रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, उसमें अर्थवर्म्स नहीं होते क्योंकि वो नीचे बैठ जाते हैं। अब क्या किया जाता है, अब जो ऊपर कंपोस्ट तैयार किया गया है उसे उस टैंक से निकाल लिया जाता है। तो अब हमारे पास जो कंपोस्ट आया है उसमें अर्थवर्म्स नहीं है, अर्थवर्म्स टैंक्स में नीचे बैठ गए हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, इस पाउडर्ड कंपोस्ट को हम 3 mm चौड़े सुराख वाली छन्नी से छानते हैं। ऐसी छन्नी जिसका पोर साइज 3 mm का हो, उस छन्नी से हम इस कंपोस्ट को जो हमने उसकी ऊपर की परतों से निकाला है उसे छाना जाता है। उसके बाद ये छना हुआ जो कंपोस्ट है उसे फिर धूप में सुखा लिया जाता है और धूप में सुखाने के बाद उसे फिर पैकेट्स में बंद करके उन्हें फिर आगे के लिए सेव किया जाता है या फिर उसे एज इट इज़ भी बग़ैर पैकिंग के भी हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि पैकेट्स बनाने से पहले या उसे इस्तेमाल करने से पहले उसे बहुत अच्छी तरीके से धूप लग जाए, उसके बाद इसकी पैकिंग करी जाती है। अब एक टैंक का जो इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने अभी बताया 75 से 100 दिन में कंपोस्ट तैयार हो जाता है, तो हम हर साल में लगभग ये प्रोसेस 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं और एक साइकिल में लगभग हमको 1700 किलो कंपोस्ट मिलता है। तो आप देखिए ये कितना अच्छा नेचुरल प्रोसेस है ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकिल करने का और हमें कितना बेहतरीन कंपोस्ट मिलता है जो कि फुल ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रेट्स, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स का मैंने जिक्र किया। तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है ये कंपोस्ट और हम इसको खेत में या एग्रीकल्चर के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज बताया वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस, उसकी रिक्वायरमेंट्स और किस तरीके से ये टैंक बनाए जाते हैं और क्या इसका तरीका होता है वर्मी कंपोस्ट करने का। तो विद दिस टॉपिक आपका बायो फर्टिलाइज़र्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग सारे वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके जवाब दूंगी आपको, और अदरवाइज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब आप लोग इन सब टॉपिक्स के नोट्स बनाइए और अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।